हेलो बच्चों। तो ये इस चैप्टर मतलब गाउस का नियम और उसके अनुप्रयोग इसका लास्ट अपन लेक्चर है। ये वीडियो लेक्चर बना रहे हैं। इसमें अपन कुछ एक न्यूमेरिकल करेंगे जिसमें से एक दो जो है वो उदाहरण है। बच्चों को कॉमनली वो जल्दी से उदाहरण समझ में नहीं आता तो अपन वो डिस्कस करेंगे। एक आध एपिसोड का सवाल है, वस्तुनिष्ठ सवाल है, वो डिस्कस करेंगे। एक आपकी किताब में बहुत अच्छा न्यूमेरिकल दे रखा है, सवाल दे रखा है, वो भी अपन करेंगे। ठीक है, तो ये लास्ट लेक्चर है जो अपन इस पर्टिकुलर चैप्टर से रिलेटेड करेंगे। ठीक है, तो मैंने पहले से ही निकाल रखा है, आपको जो क्वेश्चंस हैं वो कॉर्नर में दिख रहे होंगे। ठीक है, चलिए तो अपन काम करते हैं बच्चों। काम करने के लिए अपन को एक बार के लिए वो मार्कर पास कीजिएगा ना प्लीज। ओके, थैंक यू। तो एक अर्ध गोलाकार, आपको क्वेश्चन वहां सामने दिख रहा होगा वैसे, एक अर्ध गोलाकार बिंदु किसी एक समान विद्युत क्षेत्र E में स्थित है। इसके वक्र पृष्ठ से संबंधित फ्लक्स क्या है यदि विद्युत क्षेत्र है। पहला ऑप्शन दे रखा है इसके आधार के समांतर है, दूसरा दे रखा है इसके आधार के लंबवत है। ठीक है, तो आपको डायग्राम दिए हुए हैं, मैं यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, वैसे आपको दिख रहा होगा वो डायग्राम, मैं वापस से इसे ड्रॉ कर देता हूँ। एक डायग्राम कैसा दे रखा है, फर्स्ट डायग्राम जो एक ही बात कर रहा है वो डायग्राम कुछ इस तरीके का दिख रहा है कि ये अर्ध गोलाकार वो वस्तु बना ली उसने। ठीक है, और यहाँ पर कोई बिंदु ले रखा है उसने, और इस अर्ध गोले का त्रिज्या जो है वो कैपिटल आर है। ठीक है, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, विद्युत क्षेत्र जो है वो इसके ये जो नीचे वाला भाग है इसके समांतर है, आधार के समांतर है, तो ये अंदर से नहीं जाएगी। विद्युत बल रेखाएं किसी चालक के भीतर से नहीं गुजरती हैं क्योंकि चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र कितना होता है, शून्य होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। क्या कारण है कि विद्युत बल रेखाएं किसी चालक के भीतर से नहीं गुजरती हैं? क्या कारण है बच्चों कि चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, ये बात ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब देखो क्या है, वो क्या हो रहा है, अर्धगोलाकार बिंदु किसी एक समान विद्युत क्षेत्र ई में स्थित है, तो इस वाले भाग को उसने किस में डाल रखा है, एक समान विद्युत क्षेत्र ई में डाल रखा है। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, इसके वक्र पृष्ठ से संबंधित फ्लक्स, वक्र पृष्ठ तो यही हुआ, इस वक्र पृष्ठ से संबंधित फ्लक्स क्या है यदि विद्युत क्षेत्र जैसा प्रदर्शित किया गया। अब समझिए जिस तरीके का सवाल हमें दिया हुआ है उसमें एक चीज बिल्कुल क्लियर है बच्चों, क्या कि इसके अंदर, इस अर्धगोलीय भाग के अंदर किसी तरीके का कोई आवेश नहीं है। आवेश होता तो वो इंडिकेट करता, लेकिन आवेश इंडिकेट ही नहीं किया, इसका मतलब कुल आवेश शून्य है। अतः इस संपूर्ण अर्धगोले से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स शून्य होगा। ठीक है, तो विद्युत फ्लक्स टोटल जो है वो जीरो है, ये बात ध्यान में रखना। तो हमने बोला कि फाई टोटल जो है वो जीरो है। ठीक है, अब इसके बाद में पहला टास्क करते हैं। पहला टास्क क्या है, तो हमने बोला कि वक्र पृष्ठ से संबंधित फ्लक्स ज्ञात करना है। तो हमने बोला कि टोटल फ्लक्स क्या होगा, तो इसके दो भाग हुए, एक तो इसका वक्र पृष्ठ हो गया, एक इसका आधार हो गया। तो हमने बोला कि कुल फ्लक्स होगा वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ को हम क्या बोल सकते हैं, कर्व्ड एरिया बोल सकते हैं, तो कर्व्ड एरिया को अपन ने सी लिख दिया। ठीक है, और आधार को क्या लिखते हैं, बेस लिखते हैं, तो हमने लिखा कुल फ्लक्स होगा फाई सी प्लस फाई बी होगा, और बराबर में कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। ठीक, तो अगर मेरे को वक्र पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स निकालना है तो मैं क्या कर सकता हूं, इस फाई को दूसरी तरफ ले जा सकता हूँ, फ्लक्स ये जो बेस वाला जो फ्लक्स है उसे दूसरी तरफ ले जाऊंगा तो माइनस का हो जाएगा। अब अगर मेरे को ये ज्ञात हो जाए तो मैं आसानी से ये ज्ञात कर सकता हूँ, और ये आसानी से ज्ञात हो सकता है डायग्राम से। कैसे, वो समझिए। तुमने बोला कि आधार वाला भाग, देखो कटोरी समझो, कटोरी को ऐसा रख रखा है, तो कटोरी का जो आधार है वो कहाँ की ओर देख रहा है, नीचे की ओर ही तो देखेगा। तुमने बोला कि इसका क्षेत्रफल सदिश नीचे की ओर है, ये ds है। ठीक है, ds इस तरफ देख रहा है, विद्युत क्षेत्र इस तरफ देख रहा है। दोनों के मध्य कोण कितना डिग्री दिख रहा है बच्चों, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है, आपको पता है कैसे निकालेंगे। तो हमने लिखा फ्लक्स होता है ये माइनस ऐसा का ऐसा लिख देता हूं मैं, और ये क्या होगा, फाई इज इक्वल टू क्या लिखता है, ई एस कोस थीटा, तो ई विद्युत क्षेत्र, एस एस देखो, एस तो हमने बोला वक्र पृष्ठ का सॉरी आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, वो बाद में लिख लेंगे अपन।
तो अभी तो मैं एस लिख रहा हूँ। फिर ई और एस के बीच में कोण, ई और एस के बीच में कोण 90 डिग्री था, तो इसलिए लिखा कोस 90। कोस 90 का मान कितना होता है? 0। तो ये तो पूरा का पूरा मान ही 0 आ गया। तो पहली स्थिति में वक्र पृष्ठ से संबंधित कुल फ्लक्स शून्य है, ये बात ध्यान में रखें। ठीक है, चलो अब दूसरी स्थिति की बात कर लेते हैं। दूसरी स्थिति के अंदर ये तो ऐसा का ऐसा ही है, बस विद्युत क्षेत्र की दिशा जो है वो क्या है बच्चों, चेंज कर दी गई है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट में डायग्राम दिखाई दे रहा है ना आपको। क्या बोल रहा है, बी केस के अंदर इसके आधार के लंबवत है, तो आधार और आधार के लंबवत, तो ऐसा बता रखा है उन्होंने। फिर विद्युत फ्लक्स, ये विद्युत बल रेखा है ऐसी, ठीक है, ये आप आगे गुजार दीजिएगा ऐसे। ठीक, तो ये विद्युत क्षेत्र ऐसा है, ऊपर की ओर जा रहा है यू। ठीक है, और क्षेत्रफल दिशा ऐसा देख रहा है इस केस में। केस अभी भी वही है बच्चों, टोटल फ्लक्स शून्य ही है। इसका मतलब वक्र पृष्ठ वाला भाग और आधार वाले भाग के कारण टोटल फ्लक्स शून्य ही देखा जाएगा, तो फिर वक्र पृष्ठ वाला जो फ्लक्स है वो ऐसा देखा जाएगा। ठीक है, अब काम करते हैं, वापस से यही आएगा बच्चों, ई एस कोस थीटा लिख रहा हूं। अब ये थोड़ा सा समझना, क्या भाई, विद्युत क्षेत्र का परिमाण ई, ठीक है भाई, बात समझ में आ गई। एस आधार का क्षेत्रफल, मैंने आपको बोला था पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं, आर दिया हुआ भी है, हमने कहा पाई कैपिटल आर का स्क्वायर हम लिख सकते हैं। कोस थीटा, थीटा कैसे देखा जाएगा, विद्युत क्षेत्र और डीएस के बीच में कोण देखो, एस के बीच में कोण देखो, तो हमने बोला विद्युत क्षेत्र ऐसा जा रहा है ऊपर की ओर और क्षेत्रफल सदिश ऐसे जा रहा है नीचे की ओर, दोनों का अगर आप कोण देखते तो 180। तो हमने लिखा कोस 180 डिग्री। कोस 180 का मान आपको पता होना चाहिए, कितना होता है, माइनस का 1 होता है। तो हमने लिखा इसे ई माइनस बाहर चल ही रहा था पाई आर स्क्वायर, और ये गुणा होगा माइनस के 1 से। माइनस के 1 से गुणा करोगे तो टोटल वैल्यू प्लस हो जाएगी क्या, तो ये हो जाएगा ई इंटू पाई आर स्क्वायर। बात समझ में आई? तो पता चल गया, ये बहुत अच्छा उदाहरण है बच्चों। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट उदाहरण करें अपन। ये समझ में आ गया होगा, आपने उतार भी लिया होगा। ठीक है, चलिए ओके। वापस से एक बात आपको कहूंगा बच्चों, अगर आपने चैनल को लाइक नहीं किया, सॉरी इस वीडियो को लाइक नहीं किया वो तो बाद में कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। लेकिन अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट उदाहरण जो है वो आपको दिख गया होगा, साइड में आ रहा होगा। नेक्स्ट उदाहरण आपके पास में ये 2.15 है। ये उदाहरण भी बहुत अच्छा है। देखिए, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर वो क्या बोल रहा है, 10 सेंटीमीटर व्यास के एक गोले, व्यास का एक गोला, तो 10 सेंटीमीटर व्यास दे रखा है बच्चों। 10 सेंटीमीटर व्यास मतलब 2r की वैल्यू बोल रहा है वो, 10 सेंटीमीटर, इसका मतलब r की वैल्यू कितनी हो गई है, 5 सेंटीमीटर हो गई है। ठीक है, तो अपन ने जैसे गोला बोला तो अपन ने इमेजिन किया कि ये गोला होगा, और रेडियस कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, फिर बोल रहा है को समान रूप से आवेशित किया जाता है ताकि इसकी सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 5 गुणा 10 की घात 5 वोल्ट प्रति मीटर हो। तो सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो हमने लिखा विद्युत क्षेत्र बोल रहा है तो ई आएगा। विद्युत क्षेत्र सरफेस पर कितना होता है, के क्यू कैपिटल आर, और इसको भी मैं कैपिटल आर लिख देता हूँ बच्चों, क्योंकि गोले में हमने त्रिज्या जो है वो गोले की त्रिज्या कैपिटल आर लिखी है। ठीक है, तो ये कैपिटल आर की वैल्यू, ठीक, के क्यू डिवाइडेड बाय कैपिटल आर का स्क्वायर है ना, ये बात ध्यान रखिएगा। वो कितना दे रखा है, 5 गुणा, देखें तो क्या दे रखा है, 10 की घात 5 वोल्ट पर मीटर या फिर न्यूटन पर कूलम, दोनों हो सकता था। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, गोले के केंद्र से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर, गोले का केंद्र ये, इसके केंद्र से 25 सेंटीमीटर यहां मान लेता हूं मैं, बाहर ही होगा, अंदर तो हो ही नहीं सकता, पर स्थित 5 गुणा 10 की घात -2 कूलम आवेश पर बल का मान ज्ञात करो। अब देखो क्या बोल रहा है, थोड़ा समझो। पहले तो सतह पर उसने विद्युत क्षेत्र दिया, फिर वो क्या बोल रहा है, 25 सेंटीमीटर पर एक पॉइंट है, वहां पर एक आवेश है, इस आवेश पर लगने वाला बल। ठीक है, तो हमने बोला कि ये बिंदु भी इसी के विद्युत क्षेत्र में स्थित है, इसका विद्युत क्षेत्र तो बहुत आगे तक जाएगा।
ठीक है, तो इस बिंदु आवेश पर लगने वाला विद्युत बल कितना होगा? Q इंटू ई होगा, नहीं होगा, है ना। बिंदु आवेश पर विद्युत क्षेत्र के कारण लगने वाला बल कितना होता है? QE होता है। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, समझो, Q तो दे रखा है, ठीक है। अब इस बिंदु पर अगर विद्युत क्षेत्र ज्ञात कर लिया जाए तो आसानी से बल ज्ञात होगा, नहीं होगा? हो गया। चलिए, तो हमने बोला कि 25 सेंटीमीटर दूर हमें क्या ज्ञात करना है? विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। ठीक, तो मैंने बोला कि वो विद्युत क्षेत्र E है, सरफेस पे तो ES है, और वहां पर 25 सेंटीमीटर पर विद्युत क्षेत्र E है, और उसका फॉर्मूला अपन ने लिख लिया, कितना? बिंदु जब बाहर है, बाहर से बिंदु पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है? KQ डिवाइडेड बाय स्मॉल r का स्क्वायर। स्मॉल r की वैल्यू कितनी है बच्चों? 25 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए मीटर में कन्वर्ट करेंगे। फिर मैं क्या कर रहा हूं, मेरे को तो ये चाहिए था ना, तो हमने क्या किया बच्चों, इसमें इसका भाग लगा दिया। तो हम बोल रहे हैं E में भाग लगाओ, किसका? ES का। E में E का ES का भाग लगाया, तो ये क्या हुआ? KQ डिवाइडेड बाय स्मॉल r का स्क्वायर, और यहाँ पर लिखा KQ डिवाइडेड बाय कैपिटल R का स्क्वायर। KQ से KQ क्या हो जाएगा? कैंसिल। यहाँ पर हुआ कैपिटल R का स्क्वायर, और यहाँ पर हुआ स्मॉल r का स्क्वायर। डन हुआ ये। चलिए, तो विद्युत क्षेत्र क्या आया 25 सेंटीमीटर पर? E तो माना था हमने, कितना? कैपिटल R का स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्मॉल r का स्क्वायर, गुणा हो जाएगा किससे? ES से। वज्र गुणा करना आता है ना। चलो वैल्यू पुट करें। चलिए, तो ये क्या होगा? कैपिटल R 25, सॉरी 25 नहीं 5 है, ठीक है। तो कैपिटल R है 5 गुणा 10 की घात -2, ये तो हुआ, गुणा 5 गुणा 10 की घात -2, ये समझ में आ रहा है ना। R स्क्वायर करना है। स्मॉल r 25 सेंटीमीटर बच्चों, तो 25 गुणा 10 की घात -2 और 25 गुणा 10 की घात -2, ठीक है। ये तो कैंसिल हो जाएगा। चलो विद्युत क्षेत्र लिख देता हूँ, सतह पर विद्युत क्षेत्र था 5 गुणा 10 की घात 5, ठीक है। तो ये क्या हुआ? 5 25, 1 25 कैंसिल, फिर 5 25, ये 5 इधर आ गया, ठीक। तो ये हो गया, कुल मिलाकर के आप देखोगे तो 10 की घात 5 में भाग लग रहा है 5 का, ठीक है। इसे शायद मैं ऐसा लिख सकता हूँ, 10 गुणा 10 की घात 4 लिख सकता हूँ, और उसमें भाग लगाया किसका? 5 का। इससे काटोगे तो 2 आएगा, तो ये कितना हुआ? 2 गुणा 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलम। आएगा नहीं आएगा? आ गया। चलिए, विद्युत क्षेत्र आ गया 25 सेंटीमीटर पर, तो हमने लिखा अतः क्या भाई? Q आवेश या 5 गुणा 10 की घात -2 कूलम आवेश पर लगने वाला बल F कितना होगा? F बराबर होगा QE, और Q की वैल्यू कितनी? 5 गुणा 10 की घात -2, E की वैल्यू कितनी जो हमने निकाली? 2 गुणा 10 की घात 4, 5 दूनी कितना होता है बच्चों? 10 होता है, नहीं होता है? चलिए, तो ये हो जाएगा 10 गुणा 10 की घात 4 गुणा 10 की घात -2, ठीक है। ऐसे ये 10 की घात हो गया 5, ये 10 की घात -2, 10 की घात 3 हो जाएगा क्या? न्यूटन। इतना बल उसके ऊपर क्या था? लगना चाहिए था। अपन ने गलती की है क्या कहीं? क्योंकि ये आंसर मैच नहीं कर रहा है, कहीं ना कहीं गलती की है अपन ने। चलिए, ये ओके, हाँ नहीं, अपन ने बिल्कुल सही किया है, चिंता न करें। ये जो क्वेश्चन था ना, इस क्वेश्चन के अंदर बच्चों 5 गुणा 10 की घात -2 दे रखा है। ये माइक्रो कूलम लिखना, माइक्रो हटा हुआ है अपने बुक में, तो वो माइक्रो हटा हुआ था, ठीक है। ये जो Q वैल्यू है ना, ये यहाँ पे माइक्रो लगा हुआ था, उसके कारण वो इशू आ रहा है। तो अपना अगर इतना आवेश दिया हुआ है तो ये बिल्कुल परफेक्ट है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर माइक्रो होता तो इसको 10 की घात -6 से और गुणा कर दीजिएगा, आपको किताब वाला आंसर भी मिल जाएगा, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट मैंने जो चूज किया है बच्चों, वो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, एबीसीडी वाला 8वां और 9वां सवाल हम डिस्कस करेंगे। देखिए, ये सवाल बहुत अच्छे हैं, बहुत सिंपल भी हैं, बस थोड़ा सा लॉजिक जो है वो चलना चाहिए। हमारा लॉजिक अगर बैठ जाता है तो फिर काम हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर का ये क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में वो क्या बोल रहा है वो देखो। दो चालक गोलों की त्रिज्याएं A एवं B हैं। तो अपन ने अपने दिमाग में ऐसा डायग्राम बना लेते हैं कि एक चालक गोले की त्रिज्या A है
और एक चालक गोले की त्रिज्या क्या है, b है। ठीक है, अपन ऐसा दिमाग में बना लिया, ऐसा डायग्राम बनेगा। इन्हें एक समान पृष्ठ आवेश घनत्व से आवेशित करने पर, इनका पृष्ठीय आवेश घनत्व मतलब समान है, ठीक है, आवेशित करने पर इनकी सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात क्या होगा, इनकी सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। चलिए अब समझते हैं। तो हमने बोला कि इस पहले वाले गोले जिसकी त्रिज्या a थी, इसकी सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है, वो कितना होगा, तो सतह पर हम क्या लिखते हैं, KQ डिवाइडेड बाय कैपिटल R का स्क्वायर लिखते हैं। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो हमने लिखा K कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, लिख सकता हूं मैं ऐसा। Q आवेश है बच्चों, आवेश को सिग्मा के टर्म में कैसा लिखेंगे, तो हम लिखते हैं सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन ए, लिखते हैं नहीं लिखते हैं, Q अपॉन ए। ए देखो ए क्षेत्रफल, गोले का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, आर की जगह ए स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो अपन ने इसको ऐसा ही लिखना है। क्या लिखेंगे बच्चों वो देखो, तो Q की जगह क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू 4 पाई ए स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। आर स्क्वायर गोले की त्रिज्या थी, यहाँ पे गोले की त्रिज्या ए स्क्वायर है बच्चों, ठीक है। गौर करो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, क्या आ रहा है, सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट आया। तो इसका मतलब ये है कि विद्युत क्षेत्र वास्तविकता में तो निर्भर ही नहीं कर रहा, ये तो सिर्फ पृष्ठीय आवेश घनत्व पे निर्भर कर रहा था सतह के लिए, ठीक है। इसके लिए भी निकाल लो चाहे आप, इसके लिए भी ऐसा ही होगा, E एट बी क्या होगा, K आवेश Q डिवाइडेड बाय, इसका Q1 मान लो, इसका Q2 मान लो, डिवाइडेड बाय कैपिटल R का स्क्वायर। अब ये चेंज हो जाएगा है ना, तो R की जगह तो क्या लिखेंगे, B लिखेंगे, ठीक है, तो ये B स्क्वायर हो जाएगा। तो अपन ने K की वैल्यू लिखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q2 कैसे लिखोगे, तो यहाँ पर देखो Q सिग्मा इंटू 4 पाई, ए स्क्वायर की जगह इस बार क्या आ जाएगा, B स्क्वायर हो जाएगा, तो सिग्मा इंटू 4 पाई B स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर। बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, वापस से कितना है, सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। दोनों ही केस में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान आ रही है क्या बच्चों, अनुपात देखो, ए में एक बी का भाग लगाओ, क्या होगा, कट जाएगा ये तो, कितना आएगा, 1:1 या फिर 1। समझ में आ गया, ये सिंपल सा था क्वेश्चन तो, ठीक है। चलिए 8वां क्वेश्चन हो चुका है, 9वां क्वेश्चन देखो आप। देखिए क्वेश्चन लगातार बोर्ड पर चेंज होते जा रहे होंगे, आपको दिखाई दे रहे होंगे वहां पर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कुछ ऐसा बोल रहा है कि दो चालक गोलों की त्रिज्याएं a तथा b है। चलो तो डायग्राम में तो मेरे को चेंज नहीं करना पड़ेगा, a और b है, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, इन्हें समान आवेश से आवेशित करने पर, समान आवेश से आवेशित कर रहा है, मतलब अब पृष्ठीय आवेश घनत्व तो नहीं है, अब दोनों का आवेश समान है, इसका भी Q है और इसका भी Q है, ठीक है भाई, मान लिया भाई आपकी बात, ओके। करने पर इनकी सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का अनुपात क्या होगा, वापस से सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं देखनी। तो वापस से बच्चों, अब यहाँ पर आवेश समान है लेकिन आवेश घनत्व समान नहीं है ना, तो हमने बोला कि इसके लिए आवेश घनत्व शायद सिग्मा 1 होता, इसके लिए आवेश घनत्व शायद सिग्मा, शायद इतना तो मेरे को करना ही नहीं पड़ेगा बच्चों। देखो बहुत सिंपल है ये तो, हमने क्या बोला, ए पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और बी के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ए के लिए कितना, के आवेश Q डिवाइडेड बाय इसकी त्रिज्या का वर्ग कितना होगा, ए स्क्वायर। इसके लिए देखो के आवेश Q और फिर इसकी त्रिज्या का वर्ग बी स्क्वायर, के क्यू से के क्यू क्या हो जाएगा, कैंसिल, बी स्क्वायर कहाँ गया, ऊपर, ए स्क्वायर नीचे। बात समझ में आ गई क्या। उनकी त्रिज्याओं के अनुपातों के व्युत्क्रम के वर्ग, ठीक है। बोला कैसे जाएगा, पहले तो त्रिज्याएं है ना, त्रिज्याओं का अनुपात a बटा b, फिर उसका व्युत्क्रम b बटा a, फिर उसका क्या, वर्ग। ऐसा ही तो है ना ये, b बटा a का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, के तुल्य प्राप्त होता है अगर लाइन लिखनी होती तो, ठीक है। पता चल गया क्या आएगा आंसर, बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर आएगा, ओके। तो ये दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे। 10वां अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखोगे तो वो आप कर ही लोगे, मेरे को पूरी उम्मीद है आप लोगों से। एक सवाल जो मेरे को बहुत अच्छा लगा वो है 13 नंबर का, ये आपकी बुक का क्वेश्चन है, लघुत्रात्मक प्रश्नों में 13वें नंबर का सवाल, बहुत ही अच्छा सवाल है बच्चों।
इस तरीके का सवाल जो है इसकी डेरिवेशन आपको 7th चैप्टर में देखने को मिलेगी। जब अपन चुंबकीय क्षेत्र पढ़ेंगे ना वहां पर इस तरीके के सवाल की डेरिवेशन है। ठीक, चलो तो यहाँ पर अपन उसे छोटे रूप में देख लेते हैं। छोटा ही सवाल है, छोटे रूप में ही देखा जाएगा। ठीक है, क्या होगा देखो क्या बोल रहा है, दो सीधे समांतर लंबे रेखीय आवेशों पर रेखीय आवेश घनत्व λ1 एवं λ2 है। तो क्या करना है बच्चों, यहाँ पर मैं डायग्राम बना रहा हूं। लंबे, जैसे ही क्वेश्चन में लंबा आ जाता है ना, लंबा तार, इसका मतलब अनंत लंबाई मान लो आप, है ना। तो ऐसा डॉट 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 लगा देता हूं मैं। ठीक है, ऐसा कर दिया अपन ने। और क्या बोल रहा है, एक के ऊपर रेखीय आवेश घनत्व λ1 है, दूसरे के ऊपर λ2 है। ठीक है, बात समझ में आ गई। इनके मध्य प्रति एकांक या इकाई लंबाई पर लगने वाले बल का व्यंजक ज्ञात कीजिए। अब क्या बोल रहा है वो समझो कि ये चूंकि आवेशित चालक तार है, एक आवेशित चालक तार दूसरे आवेशित चालक तार पे बच्चों बल लगा सकता है। अब वो क्या बोल रहा है, एकांक लंबाई पर बल ज्ञात करना है। ठीक, तो हमने क्या करना है वो समझ लीजिए। तो हमने बोला कि ये चालक तार एक है और ये चालक तार क्या है, दो है। चालक तार एक के कारण दो पर लगने वाला बल देखेंगे उसकी एकांक लंबाई पर। किस तरीके से, तुमने बोला कि चालक तार एक के पास में λ1 रेखीय आवेश घनत्व है, तो इस रेखीय आवेश घनत्व के कारण इसका विद्युत क्षेत्र कितना होगा, इन दोनों के मध्य की दूरी को r मान लीजिए, या d दिया हुआ होगा तो d मान लीजिएगा। तो हमने बोला कि एक अनंत लंबाई के चालक तार के कारण r दूरी पर विद्युत क्षेत्र, तो हमने बोला यहाँ पर विद्युत क्षेत्र r दूरी पर तो ये है, विद्युत क्षेत्र कितना होगा बच्चों, 2k लैम्डा डिवाइड बाय r, और इसका लैम्डा कितना है, λ1 है। बात समझ में आ गई। और इस विद्युत क्षेत्र के कारण इस पर कितना बल लगेगा, तो हमने काट लिया एक अल्पांश, अल्पांश dl लंबाई का होगा। ठीक है, चूंकि dl लंबाई का है तो उसके ऊपर आवेश क्या होगा, dq होगा, तो ये dq। ठीक, अब चलो रेखीय आवेश घनत्व की परिभाषा से काम करेंगे। λ2 इज टू क्या होगा, dq डिवाइडेड बाय dl। तो यहां से आपको dq मिल जाएगा, क्या हो जाएगा, λ2 इंटू डी। ठीक है, अब ये चीज अब तरीके से समझते हैं। देखिए, तो हमने बोला चालक तार एक के कारण चालक तार दो पर या r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, समझिए इस चीज को। चालक तार एक के कारण स्मॉल r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी बच्चों, तुमने बोला 2k लैम्डा डिवाइडेड बाय r, और ये λ1 क्योंकि उसका पृष्ठीय सॉरी रेखीय आवेश घनत्व तो λ1 था। ठीक है, तो ये आ गया विद्युत क्षेत्र E1, 2k λ1 डिवाइडेड बाय r, समीकरण नंबर 1। फिर चालक तार दो की dl लंबाई पर उपस्थित आवेश देखते हैं। तो हमने लिखा चालक तार दो हेतु, चालक तार दो हेतु क्या होगा बच्चों, तो चालक तार दो के लिए λ2 लिखो, λ2 इज इक्वल टू क्या होगा, dq डिवाइडेड बाय dl होगा। तो उस dl लंबाई पर कितना आवेश होगा, dq आवेश होगा। कितना लिखा जाएगा, λ2 dl लिखा जाएगा क्या। तो अब मैं ये बोल रहा हूं कि E1 विद्युत क्षेत्र इस dq आवेश पर क्या लगा रहा है, विद्युत बल लगा रहा है। तो हमने लिखा E1 विद्युत क्षेत्र के कारण dq आवेश पर बल, चूंकि dq आवेश अल्प था इसलिए लगने वाला बल भी अल्प होगा। ये df हो गया, df बराबर क्या होगा, qe, q कितना, dq, और विद्युत क्षेत्र कितना है, E1 है। ठीक है, चलिए dq की वैल्यू कितनी है, λ2 dl, और E1 की वैल्यू कितनी है, 2k λ1 डिवाइडेड बाय r। इसको तरीके से लिखो तो क्या लिखेंगे, 2k λ1 λ2 dl डिवाइडेड बाय r। ये बल हुआ, और आपको इकाई लंबाई पर बल ज्ञात करना है। इकाई लंबाई का मतलब लंबाई का भाग लगा दो ना बच्चों। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, df डिवाइडेड बाय dl।
ये कैलकुलेट करना था या F बाई एल कैलकुलेट करना था। कितना हो जाएगा 2k लैम्डा 1 लैम्डा 2 डिवाइडेड बाय r। आगे बात समझ में? चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं। ये समझ में आया ना बच्चों? डायग्राम अच्छे से बना लीजिएगा और फिर ये उतार दो। ठीक है, समझ में आया ये? चलो ओके, अब नेक्स्ट और लास्ट, आज के लिए इतना ही है और ये लास्ट होगा बच्चों। अब अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता है ना, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, आप प्लीज हमें व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है, आपको उसके ऊपर आंसर मिल जाएगा। अपना नाम और स्कूल का नाम प्लीज इंडिकेट कर दीजिएगा। ओके, तो एक क्वेश्चन और मैंने देखा था, ये एक और क्वेश्चन है मैथ में। जो क्वेश्चन अपन यहाँ कर रहे हैं ये एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट है, ये बात ध्यान रखो। ये बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर आ जाते हैं कि इतना तो बच्चे को बिल्कुल पता होना ही चाहिए। ठीक है, तो अपन ने वैसे ही क्वेश्चन किए हैं। और अगर आप वीडियोस देख रहे हैं तो अपने दोस्तों को बताओ, जो आपके साथ में पढ़ रहे हैं उन्हें बताओ बच्चों। ठीक है, चलिए तो लास्ट क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा है, आपको क्वेश्चन वैसे दिख रहा होगा कॉर्नर पे। देखिए क्वेश्चन क्या है, एक 9 गुणा 10 की घात -5 ग्राम द्रव्यमान का कण, देखो एक कण का द्रव्यमान दे रखा है m, कितना 9 गुणा 10 की घात -5 और वो भी ग्राम में है, इसे किलोग्राम में कन्वर्ट करो बच्चों। तो 9 गुणा 10 की घात -5 गुणा 10 की घात -3 कितना हो जाएगा 9 गुणा 10 की घात -8 किलोग्राम, इतना ही होगा। चलिए फिर क्या बोल रहा है, कण एक समरूप आवेशित लंबी क्षैतिज परत जिसका पृष्ठीय आवेश घनत्व जो दिया हुआ है के ऊपर कुछ दूरी पर रखा जाता है। तो अपन ने ये माना कि ये वो परत है, ठीक है, जिसका पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है और उस सिग्मा का मान कितना बोल रहा है वो 5 गुणा 10 की घात -5 कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, यही बोल रहा है कि ऊपर कुछ दूरी पर स्थित है ये कण, ऐसा यहाँ पर ये m द्रव्यमान का कण स्थित है। ठीक है, स्थित है, कण पर कितना आवेश हो कि इसे स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ने पर यह नीचे ना गिरे। मतलब अगर इसे मुक्त रूप से इस कण को यहाँ छोड़ दिया जाता तो ये नीचे नहीं गिरना चाहिए था, तो नीचे ना गिरे इसके लिए इसके पास में कितना आवेश। तो हमने बोला कि अगर ऐसा है तो कण पर जितना नीचे की ओर बल लग रहा है उतना का उतना ऊपर की ओर भी बल लगना चाहिए। नीचे की ओर बल कौन सा लगेगा वो हमें पता है, द्रव्यमान है mg फोर्स लगेगा। ठीक है, और ऊपर की ओर तो ये आवेशित परत थी ना बच्चों, आवेशित परत के कारण विद्युत क्षेत्र होगा, विद्युत क्षेत्र के कारण लगने वाला बल कितना होता है QE होता है, नहीं होता? ठीक है, तो ये ऊपर की ओर वैद्युत बल के कारण ऊपर लग रहा है वैद्युत बल। ठीक, ये दोनों बल अगर एक दूसरे को संतुलित कर देते हैं तो फिर ये कण यहीं पर ही लटकता रहेगा, नीचे नहीं गिरेगा। तो हमने बोला कि QE इज इक्वल टू क्या होना चाहिए बच्चों, mg होना चाहिए। तो आवेश ही तो ज्ञात करना है, तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा mg डिवाइडेड बाय E। किसी भी परत के कारण विद्युत क्षेत्र कितना होता है सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। प्लेट के कारण, आवेशित चालक प्लेट के कारण सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट और परत के कारण सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो जाएगा mg और E का वैल्यू मैं रखता हूं सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, कहां चला जाएगा बच्चों, ऊपर चला जाएगा। चलिए वैल्यू पुट करके छोड़ रहा हूं, कैलकुलेशन नहीं करूंगा, कैलकुलेशन वाला पार्ट आप सभी का है। ठीक है, चलिए तो m की वैल्यू कितनी 9 गुणा 10 की घात -8। ठीक है जी, 9.8 रखो, बहुत बढ़िया, नहीं रख रहे हो तो कम से कम 10 रख दो, या फिर ऐसा करो यहाँ पर हाथी के दांत दिखाने के और काम करने के और वो वाले कहावत है ना वो कर लो। यहाँ पे तो 9.8 लिख लो, पीछे रखो पे में 10 से कैलकुलेशन कर लेना। ठीक है, ओके, 2 into epsilon naught 8.85 into 10 to the power -12। ठीक है, और सिग्मा की वैल्यू क्या दे रखी है 5 into 10 to the power -5। यूज करो और आंसर किसमें लेकर के आओगे, कूलाम में। आवेश का ऐसा ही मात्र कूलाम ही तो था।
ओके, तो समझ में आ गया होगा ना आपको। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आए होंगे। अगर और किसी न्यूमेरिकल में दिक्कत हो ना बच्चों, तो आप उस न्यूमेरिकल का स्क्रीनशॉट खींचें, व्हाट्सएप नंबर पे हमें सेंड कर दीजिए। आपको बहुत जल्दी रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। हैव अ गुड डे, टेक केयर।